Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 14th of September 2020 Monday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is believe in yourself and the world will be at your feet. In today's discussion we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. DVI invokes force measures in Amtech debt resolution. In a rare stance in insolvency and bankruptcy code resin, US-based investment fund Deccan Value Investor, that is DVI, has invoked the force measure clause in Amtech auto debt resolution case और जिसके लिए DVI ने कोविड-19 इंड्यूस इकोनॉमिक कंडीशंस को रिस्पॉन्सिबल बताया और ये क्या बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक कॉर्पोरेट जो डेटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस उनकी वैल्यूएशन डिटोरिएट हो गई है जिसकी वजह से करेंटली जो DVI है दैट इज ट्रिगरिंग द फोर्स मेजर क्लॉज अगेंस्ट द Amtech order debt resolution case. If you remember, we have already discussed what is force measure clause. क्या होता है फोर्स मेजर क्लॉज? बेसिकली जब दो पार्टीज एग्रीमेंट में जाती हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज जब एग्रीमेंट करती हैं तो उस एग्रीमेंट में दोनों ही पार्टी से कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं जो उन्हें पूरे करने होते हैं. एग्रीमेंट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ पार्टीज टू फुलफिल देयर कमिटमेंट. तो कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिकली होता है दो पार्टीज के बीच में दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ. तो उस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टीज के कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होते हैं और जो उन्हें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पूरे करने होते हैं. बट एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होता है दैट इज फोर्स मेजर क्लॉज. इस क्लॉज के अंतर्गत अगर कोई भी पार्टी बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ गॉड और नेचुरल फैक्टर्स जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है उसकी वजह से अपने कॉन्ट्रैक्ट की अपने एग्रीमेंट की ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पा रही है तो दैट पार्टी विल इन्वोक द फोर्स मेजर क्लॉज. फोर्स मेजर क्लॉज मीन्स ऐसे फैक्टर्स जो कि अनकंट्रोलेबल हैं फॉर फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ वन पार्टी जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है. जस्ट लाइक एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल कैलामिटीज या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन नहीं पूरा कर पा रही है और वो जो इंसिडेंट हुआ है वो उस पार्टी के कंट्रोल से बाहर. सो इन दैट केस वन पार्टी कैन इन्वोक और ट्रिगर द फोर्स मेजर क्लॉज. बहुत सिंपल टर्म में यही होता है. तो एमटेक का रिजोल्यूशन चल रहा था जिसमें जो यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फंड डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर हैं उन्होंने फोर्स मेजर क्लॉज इन्वोक कर दिया और ये कहा है कि जो कॉर्पोरेट डेटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो गई है जिसकी वजह से अभी के लिए फिलहाल एमटेक का जो रिजोल्यूशन चल रहा था, जो एमटेक को रिवाइज करने की प्रोसेस चल रही है उसको हॉल कर दिया जाए. क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो आईबीसी के अंदर किसी भी रिजोल्यूशन केस को एक मैक्सिमम टाइम दिया जाता है कि उस मैक्सिमम टाइम पीरियड उस टाइम फ्रेम के अंदर वो रिजोल्यूशन केस रिजॉल्व हो जाना चाहिए. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट इज दैट मैक्सिमम पीरियड. वो कितना मैक्सिमम पीरियड होता है जिसके अंतर्गत या जिसके तहत किसी भी रेजोल्यूशन प्लान को फाइनलाइज हो जाना चाहिए. तो इसी ऑब्लिगेशन से बचने के लिए डीवीआई ने एमटेक फाइनेंशियल का जो रेजोल्यूशन चल रहा था उसके लिए फोर्स मेजर क्लॉज इन्वोक किया है. So in March, COVID-19 triggered an immediate and accelerating deterioration in industry activities across the economy, and the impact was severe on auto sector. As we have already discussed, auto sector were previously affected by the recessionary conditions, and because of the COVID-19, the condition of automobile and auto part companies are worsened, and the Amtech financial position worsened quickly, rendering the DVI commercial assumptions for company prudent. So the company said that because of this, any impact on Amtech's performance due to pandemic would allow DVI to exercise force measure clause. और अगर हम एक स्नैपशॉट देखें कि एक्चुअली ये केस क्या है तो जुलाई 2017 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एमटेक ऑटो का रेजोल्यूशन प्लान का जो केस था उसको एडमिट किया था. अगस्त 2019 में नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया था लिक्विडेशन का आफ्टर नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिबर्टी हाउस प्लान. तो एनसीएलटी के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया लोगों ने जो डेटर्स थे, इसलिए वो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में गए एनसीएलटी में. वहां पर एनसीएलटी ने लिक्विडेशन के लिए ऑर्डर दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पार्टीज गए. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स टू इनवाइट
फ्रेश बिड। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किए थे और उनसे कहा गया था, उनको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, दे विल इनवाइट द फ्रेश बिड फॉर एमटेक ऑटो. And in January 2020, the Committee of Creditors approved the Deccan Value Investor, that is DVI, for liquidation of company. In July, NCLT approved the DVI plan. DVI files the appeal in NCLAT against the NCLT order. September, DVI triggers the force majeure clause because of the COVID-19. तो जो एमटेक ऑटो का रेजोल्यूशन प्लान चल रहा है, कई बार कई सारे ट्रिब्यूनल्स में, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स में, सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तक एमटेक का रेजोल्यूशन प्लान फाइनल नहीं हुआ, रेजोल्यूशन फाइनल नहीं हुआ है. और जो फाइनल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सितंबर में डीवीआई इज गोइंग टू इन्वोक द फोर्स मेजर क्लॉज फॉर एमटेक ऑटो रेजोल्यूशन. डीवीआई का जो प्लान था एमटेक को लेकर के वो अप्रोक्सीमेटली 2700 करोड़ का था, जिसमें 500 करोड़ जो था वो कैश कंपोनेंट के फॉर्म में कंपनी दे रही थी और 2200 करोड़ फ्यूचर कैश फ्लो के फॉर्म में दे रही थी. और जो एक्चुअल डेट है या बोल सकते हैं क्रेडिट एमटेक ऑटो पर डेट है, दैट इज 12,500 करोड़. तो 12,500 करोड़ के रिटर्न में डीवीआई वाज पेइंग ओनली 2,700 करोड़ फॉर डेट रेजोल्यूशन. तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे नट्स हैं जो कि उनको अभी रिजॉल्व करना बाकी है. तो फिलहाल की कंडीशन के अकॉर्डिंग अभी जो एमटेक का जो रेजोल्यूशन प्लान है वो रिजॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है. एंड जो एमटेक का रिवाइवल है उस पर भी अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कैसे डेटर्स अलाउ करते हैं, क्रेडिटर्स कैसे अलाउ करेंगे, डीवीआई प्लान को क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. बहुत सारे इश्यूज हैं इनमें. वी आर नॉट गोइंग इनटू वेरी मच डीप एनालिसिस. अभी तक के लिए इतना ही समझते हैं कि फिलहाल के लिए डीवीआई ने फोर्स मेजर क्लॉज इन्वोक कर दिया है. इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस न्यूज से वो बनता है कि व्हाट इज फोर्स मेजर क्लॉज, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ द गॉड, नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल कैलामिटीज, वन पार्टी इज नॉट एबल टू fulfill its obligation and that's why that party can invoke the force majeure clause of some certain period of time in order to abstain or save themselves for obligation of commitment or contract. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1. टेलकॉस मस्ट फॉर्क आउट ₹44K करोड़ टू रिप्लेस द एक्सपायर्ड स्पेक्ट्रम. जैसा कि हम सभी जानते हैं टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है इसमें बहुत डोलड्रम की सिचुएशन में चल रही है because of the disruption caused by the Jio and the AGR issue. Now the another issue arrived, that is country's top 3 telecommunication companies will have to spend a minimum of around 44,000 crore merely to replace the spectrum they hold directly or through sharing and which expired next year. तो जो spectrum currently companies hold कर रही हैं Jio, Airtel or Vodafone, that spectrum is going to expire next year, and for renewable or replacement of the spectrum companies need to pay approximately or minimum 44,000 crores. So that is another burden for the telecommunication companies that are also suffering from AGR dues, especially for Vodafone. With the government getting 25% of the money upfront, this constitute 1/3 of the estimated industry earning before interest, tax, depreciation and amortization of 33,000 crore based on the Cellular Operator Association of India estimate for financial year 19 and 20. और जो ये जितना अमाउंट एक्चुअली जो मिनिमम अमाउंट ये फंड का रिक्वायर है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम, वो पूरी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के 1/3 रेवेन्यू को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूट करता है. मींस जितनी इन 3 कंपनीज की 3 कंपनीज का मिला ले, मेजर टॉप 3 टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, उनका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन रेवेन्यू है उसका 1/3 कॉन्स्टिट्यूट करता है. तो हम ये कह सकते हैं कि जितना अमाउंट उन्हें एक्चुअली उन्हें अपने अर्निंग बिफोर टैक्स का 1/3 स्पेंड करना है इन ऑर्डर टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम दे आर holding, and that is a very huge amount. The figure is based on the base price of the spectrum for the upcoming auctions fixed by Telecom Regulatory Authority of India. तो नेक्स्ट ईयर जो ऑक्शन हो रहा है उसके बेस प्राइस के अकॉर्डिंग ये अमाउंट फिक्स किया गया है और अजम्पशन ये है कि इतना ज़्यादा अमाउंट है तो देयर विल बी नो बिडिंग वॉर बाय द कंपनी, क्योंकि इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट.
और अगर हम तीनों कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ को या फाइनेंशियल कंडीशंस को देखें तो हम देख सकते हैं रिलायंस जियो का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है दैट इज $50 बिलियन, भारती एयरटेल 36, वोडाफोन आइडिया 44, and the share of spectrum of this investment that is 18%, 36% and 46% respectively, and that is a huge amount. Reliance के केस में it is only 18%, but if you see in case of Vodafone Idea it is 46%, even more than the total investment of the Vodafone Idea. Industry spectrum share in terms of percentages 80, 28 and 30%. तो अब आगे हमारे न्यू स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए कंपनीज कैसे प्रिपेयर करती हैं, अगर हम सिर्फ रिलायंस जियो को छोड़ दें तो इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर बोथ भारती एयरटेल एज वेल एज वोडाफोन. तो एजीआर के ड्यू से निकलने के बाद नाउ कंपनीज आर फेसिंग दिस शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कंडीशंस. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1. न्यू लेंडिंग फॉर्मूला फॉर रोड प्रोजेक्ट्स ऑन द एनवेल. सो नाउ यूनियन गवर्नमेंट इज working on the new norms on lending for hybrid annuity projects after operators suffered loss due to the pandemic induced lockdown. जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे थे उनमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे दे वर सफरिंग फ्रॉम द ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस बिकॉज ऑफ द पेंडिंग ड्यूज. तो अब गवर्नमेंट ने इस कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए एक कुछ नए नॉर्म्स लाने का डिसीजन लिया है. So government is working on the new norms on lending hybrid annuity projects. अब इस न्यूज़ को समझने से पहले एक जो टेक्निकल टर्म आया दैट इज हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज एक्चुअली हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट. ये आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में मिल सकते हैं. इवन इसको इस फॉर्म में भी पूछा जाता है व्हाट इज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल. तो एक्चुअली हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है? इफ यू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल मीन्स दैट द गवर्नमेंट मेक्स अ पेमेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम and then in a variable amount it will pay in the remaining period, and this type of hybrid payment system is generally also called as HAM. हम तो कभी कभी आपसे HAM के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के फॉर्म में या हाइब्रिड एन्युटी प्रोजेक्ट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. इफ़ यू हैव रिमेंबर वी हैव डिस्कस कि प्रोजेक्ट को देने की टेंडर को देने कई सारे मॉडल्स, जिनमें PPP, बॉट मॉडल, हम मॉडल, तो ये सारे मॉडल्स होते हैं जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को, प्राइवेट लेंडर्स जो होते हैं उनको देती है फॉर डेवलपमेंट. और इन्हीं मॉडल के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट करती है, पेमेंट करती है इन ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्टर रिलेटेड प्रोजेक्ट. सो अभी के लिए जो कंस्ट्रक्टर प्रॉब्लम फेस कर रहे थे बिकॉज ऑफ द कोविड-19, उसके लिए गवर्नमेंट ने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल प्रोजेक्ट किया है, या गवर्नमेंट हाइब्रिड एन्युटी मॉडल्स के नए नॉर्म्स को लेकर के आ रही है जिसके तहत कुछ फिक्स्ड अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए देगी, और कुछ वेरिएबल अमाउंट है वो आगे आने वाले रिमेनिंग टाइम्स में इन टर्म्स ऑफ एन्युटी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को पे करेगी, जिससे कि कॉन्ट्रैक्टर जो इसमें फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन में है और जो कई सारे प्रोजेक्ट्स इसकी वजह से हॉल्ट हो गए हैं, रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सकें. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क इन रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो द cushion banks, the government is looking at an average of the marginal cost of fund-based lending rate, that is MCLR, of several lenders for such infrastructure projects. तो इन नए जो नॉर्म्स गवर्नमेंट अभी प्रपोज कर रही है, पॉन्डर कर रही है, उनमें बैंक्स को भी कुछ कुशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर जो कंस्ट्रक्टर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के, अगर वही फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन में होंगे तो बैंक्स को भी वो जो लोन उन्होंने लिया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, वो बैंक्स को भी लोन नहीं रीपे कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक्स में भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोन है वो बहुत ज़्यादा NPA में टर्न अप हो रहा है. तो बैंक्स को भी कुशन प्रोवाइड करने के लिए ऐसा एक्सपर्ट करना दैट गवर्नमेंट इज लुकिंग एट एन एवरेज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, दैट इज MCLR, फॉर सेवरल प्रोजेक्ट और सेवरल लेंडर्स फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट्स. अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन होता है दैट इज व्हाट इज MCLR. MCLR क्या होता है? तो अगर हम MCLR की बात करें तो RBI ने MCLR जो रिजीम है वो अप्रैल 2016 में इम्प्लीमेंट किया था. इससे पहले बैंक्स बेस रेट जैसा सिस्टम फॉलो करते थे, बट अप्रैल 2016 में RBI ने MCLR का रेट जो रेजिम है, MCLR रेजिम, ये इम्प्लीमेंट किया. एंड व्हाट इज MCLR?
Basically, MCLR is the lending rate below which any bank is not permitted to lend, and RBI can give authorization for the same in exceptional cases. So अगर हम ये कह सकते हैं MCLR मिनिमम बेंचमार्क रेट है या मिनिमम लेंडिंग रेट है, इंटरेस्ट रेट्स है, इससे नीचे कोई भी बैंक लेंडिंग नहीं कर सकता है. और MCLR से पहले जो कमर्शियल बैंक से दे यूज टू फॉलो द बेस रेट सिस्टम in order to determine the rate for commercial lendings or other lendings. So MCLR is an internal reference rate for the banks to determine the interest that can levy on the loans, and for this banks take into account the additional or incremental cost of arranging additional rupee for a prospective buyer. So MCLR is calculated based on the loan tenure, that is amount of time a borrower has to repay the loan, and this tenure linked benchmark is internal in nature. और MCLR में बहुत सारे components calculate होते हैं, include होते हैं. The bank determines the actual lending rates by adding the elements spread to this tool. तो टेन्योर का प्रीमियम इसमें ऐड होता है. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स मींस 1 रुपये भी अगर लेंडर को देने तो उस 1 रुपये को अरेंज करने में बैंक की कितनी कॉस्ट लग रही है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स. तो उसका भी इसमें इंक्लूजन होता है. ऑपरेटिंग कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड करी जाती है. निगेटिव कैरी ऑन ऑफ CRR इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ द MCLR. तो ये जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इनको इंक्लूड करने के बाद में एक मिनिमम बेस रेट डिसाइड करता है कि इतना, इससे नीचे तो बैंक्स जो है वो लेंड नहीं कर सकते. अगर इससे नीचे बैंक लेंडिंग करेंगे तो इट विल बी द लॉस फॉर बैंक्स. तो हम ये कह सकते हैं MCLR इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट बिलो विच एनी बैंक कैन नॉट लेंड. एंड द मेजर कंपोनेंट्स दैट एक्चुअली इंक्लूड इनटू MCLR इज tenure premium, marginal cost of funds, operating cost and negative carry on account of CRR. CRR stands for कैश रिजर्व रेशियो. बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि निगेटिव कैरी ऑन अकाउंट्स क्या होता है. अगर मैं ये सब समझाने लूँगी तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा. फिलहाल के लिए आप इतना समझिए 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर MCLR कैलकुलेट किया जाता है, और इट इज़ अ मिनिमम लेंडिंग रेट बिलो विच बैंक्स आर नॉट अलाउड टू लेंड फॉर एनी बोरोवर्स. ऑल्दो अगर RBI परमिट करता है, RBI ऑथोराइज करता है तो MCLR के बिलो भी लेंडिंग करी जा सकती है, बट विद द ऑथराइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली. तो बैंक्स को कुशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MCLR पर लेंड करने जा रही है फॉर सच टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से बैंक्स को भी जो नुकसान हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डील, जो प्रोजेक्ट डीले उनकी वजह से, वो भी ना हो. तो कई सारे जो नॉर्म्स हैं कंस्ट्रक्शन रोड प्रोजेक्ट्स को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के फॉर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, गवर्नमेंट इज नॉट पॉन्डरिंग ओवर टू मोल्ड अप और टू रिवाइज ऑल दोस नॉर्म्स. And this would spread the risk in a project over multiple banks as distinct from one bank which happens now. तो इससे क्या होगा कि जो रिस्क है एक बैंक को बेयर करना पड़ रहा है वो मल्टीपल बैंक्स में स्प्रेड हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड लोन है उसमें जो रिस्क है वो केवल एक बैंक ही बेयर करे. इट विल गेट स्प्रेड इनटू मल्टीपल बैंक्स. So under HUM model, the highway developer will receive 2 installment for 15 years. Construction companies raise funds from banks which offer loans at their respective MCLR. And the difference between bank rate, the rate at which RBI lend commercial bank, and the MCLR is the bank's income. तो bank rate और MCLR का जो difference है that will generate as a बैंक इनकम. तो जो कंस्ट्रक्टर हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, दे विल रेज फंड्स फ्रॉम द बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ MCLR. RBI जो बैंक को लेंड करेगा, कमर्शियल बैंक को, वो RBI लेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ बैंक रेट. तो बैंक रेट और MCLR का डिफरेंस विल वर्क एज अ इनकम ऑफ बैंक. तो इस न्यूज में हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े. सबसे पहला कंसेप्ट हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है. हाइब्रिड एन्युटी मॉडल ये होता है जिसमें कुछ प्रोजेक्ट की कॉस्ट यूनियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में या 2 इंस्टॉलमेंट में दे देती है, और जो रिमेनिंग कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम बोल सकते हैं, वो कुछ आगे आने टाइम में एज इंस्टॉलमेंट, एज एन्युटी फिक्स कर देती है गवर्नमेंट. तो एक ये हम मॉडल हो गया, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट. दूसरा हमने डिस्कस किया MCLR. MCLR क्या होता है. बेसिकली MCLR इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट बिलो विच एनी बैंक्स कैन नॉट लेंड और विल नॉट लेंड टू एनी प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स, जिसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो हमने डिस्कस किया.
और हमने ये भी डिस्कस किया कि बैंक रेट और MCLR के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट विल जनरेट एज अ बैंक्स इनकम। तो इस सारे प्रोसीजर्स को लेकर के जो हम का मॉडल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में बहुत सारे रूल्स को चेंज करने जा रही है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द कुशन टू द कॉन्ट्रैक्टर और द कंस्ट्रक्शन कंपनीज एज वेल एज टू द कॉमर्शियल बैंक्स दोज हु आर एक्चुअली फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ NPA because of the delayed infrastructural projects। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 5। गवर्नमेंट में एक्सटेंड विंडो फॉर ₹3 trillion लोन गारंटी स्कीम। So government is considering to extend the time window for the business to seek sovereign guarantee loans under emergency credit line guarantee scheme ECLGS स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च करी थी। अगर आपको याद हो तो जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज आया था जिसमें गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज अनाउंस किया था, उसी पैकेज के एक ट्रांच में ये स्कीम थी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। एंड दिस पैकेज वाज बेसिकली to aid of micro, small and medium enterprises sector, basically addressing the working capital need, operational liabilities and restart the business impacted because of the COVID-19 crisis। तो जो MSMEs थे उनके लिए बेसिकली ये स्कीम लाई गई थी। October 31st ये लास्ट डेट थी एज पर द ECLG स्कीम, तो October 31st लास्ट डेट थी, बट एक्सपर्ट आर सेइंग दैट गवर्नमेंट कुड इंक्रीज this window of ECLG for more period of time। क्योंकि जितना गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था इकोनॉमिक स्पीड रिकवरी की स्पीड, उस स्पीड से इकोनॉमी रिकवर नहीं करी और जो ECLG स्कीम का जो एक्चुअल बेनिफिट था, जो आउटकम था, वो अभी डिजायरेबल आउटकम अभी तक नहीं आया। तो गवर्नमेंट मे एक्सटेंड दिस स्कीम एज पर द एक्सपर्ट। तो बहुत सारी जो कंपनीज जिन्होंने स्मॉल स्केल कंपनीज या माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जिन्होंने इस ECLG स्कीम के तहत अभी लोन नहीं लिया था या कुछ का लोन सैंक्शन नहीं हुआ था, एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हुआ था, दे कैन नाउ अवेल दिस फैसिलिटी ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। स्टूडेंट, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बहुत न्यूज में है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। प्रॉबेबली इट मे हैव और कम्स अंडर any of your competitive exams। Now come to the news back। However, data released by Finance Ministry on Sunday shows that only 1.63 trillion, that is about half of the targeted amount, was sanctioned till September 10। As we have discussed कि बहुत सारी कंपनीज ने लोन नहीं लिया या बहुत सारे जो MSMEs थे उनको लोन ग्रांट नहीं हुआ, एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हुआ, इधर उन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो जितना अमाउंट सैंक्शन था उस अमाउंट का केवल हाफ ही अभी तक disburse किया गया है। So it may anticipated that government could extend the deadline of this scheme। So government is ECLG स्कीम को एक्सटेंड कर सकती है, इसकी डेडलाइन एक्सटेंड कर सकती है इन ऑर्डर टू डिसबर्स द ऑल टारगेटेड अमाउंट दैट गवर्नमेंट हैड प्रीवियसली डिसाइडेड। और हो सकता है कुछ रूल्स में भी चेंजेस आए, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन इस चीज़ को लेकर के आगे आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन के बाद देखने को मिलेगा एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो जितनी भी स्कीम अगर हम उनको कंपेयर करें जो कि आत्मनिर्भर भारत के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज करी थी, उनमें कितना टारगेटेड अमाउंट था और एक्चुअली कितना डिसबर्स्ड हुआ, तो ये हम देख सकते हैं कि जितना टारगेटेड अमाउंट था किसी भी स्कीम में, चाहे वो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हो, चाहे वो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम NBFCs के लिए हो, चाहे वो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम्स हो HFCs और म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए, इन्हीं सारी स्कीम्स में जितना टारगेट अमाउंट था वो टारगेट अमाउंट का डिस्पर्शन नहीं हो पाया है, सैंक्शन और टारगेट अमाउंट नहीं हो पाया, वो अभी भी आइडल पड़ा हुआ। तो गवर्नमेंट हो सकता है कि इन सारी स्कीम्स में आगे आने वाले टाइम में जो डेडलाइन है वो इंक्रीज कर दे। यहाँ पर डेडलाइन याद करने की हमें जरूरत नहीं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये स्कीम क्या थी और ये स्कीम किस सेक्टर के लिए आई थी। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम दैट इज ECIGS scheme was for MSMEs। Partial credit guarantee scheme was for NBFCs, HFCs and mutual fund companies। Special liquidity schemes was also for NBFCs, HFCs and mutual fund companies। तो इन स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करती है। और इतना तो कॉमन है कि इन सारी स्कीम्स में जो टारगेटेड अमाउंट था उस टारगेटेड अमाउंट के अकॉर्डिंग लोन का
फंड का डिसबर्समेंट नहीं हुआ है. स्टिल लार्ज अमाउंट ऑफ लोन और लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इज अनयूटिलाइज्ड. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 5. सेंटर प्लान सेवर मोर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स फॉर ₹10 trillion cost. The government is planning to invest approximately 10 trillion into 7 new bullet train projects across the country, even as the COVID-19 pandemic is set to delay the first such high-speed project, that is Mumbai to Ahmedabad in India. If you remember, we have already discussed about this first बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट दैट इज मुंबई टू अहमदाबाद, जो कि पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन कर चुकी है, बट ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक. एंड इफ यू रिमेंबर, इसमें एक पर्टिकुलर कंट्री है जो इंडिया की हेल्प कर रहा है फॉर फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी. आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिख, उस कंट्री का नाम लिखकर बताएंगे दैट विच कंट्री इज एक्चुअली सपोर्टिंग टू इंडिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स. फर्स्ट हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट बिटवीन मुंबई टू अहमदाबाद, जिसमें फंड और टेक्नोलॉजी दोनों का सपोर्ट वो कंट्री प्रोवाइड कर रहा है. तो आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सी कंट्री है जो इंडिया को इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहा है. तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है. तो मुंबई से अहमदाबाद के लिए फिलहाल के लिए जो फर्स्ट ट्रैक प्लान किया गया था फॉर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग फॉर 7 न्यू बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द country. And it is expected that this new route will cover approximately 4,869 crore 69 kilometer route, including Delhi Varanasi, Mumbai Nagpur, Delhi Ahmedabad, Chennai Mysore, Delhi Amritsar, Mumbai Hyderabad and Varanasi Howrah. तो ये मेजर रूट कवर होंगे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उनको कनेक्ट करने की, जो टायर 1 सिटीज हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेगी इनटू दिस सेकेंड फेज ऑफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट. तो 4,869 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा. और जो फर्स्ट रेल प्रोजेक्ट है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, उसका क्या लेंथ है, अगर आप, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लें कि जो फर्स्ट रेल प्रोजेक्ट है, रेल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है जो इंडिया स्टार्ट कर रहा है, जिसमें एक पर्टिकुलर कंट्री ने इन्वेस्टमेंट किया है टेक्नोलॉजी के फॉर्म में भी, फंड के फॉर्म में भी, तो उसका क्या रूट है, कितना स्ट्रेच है और क्या कॉस्ट होगी. तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट कवर्स अ स्ट्रेच ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 kilometer and its estimated cost is 1.08 trillion, around 213 crore per किलोमीटर. तो 1.0 ट्रिलियन का फर्स्ट प्रोजेक्ट है और जो आने वाला प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 ट्रिलियन तक जाएगी. तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमें और कंट्रीज या जो पर्टिकुलर कंट्री फर्स्ट प्रोजेक्ट में ही हेल्प कर रहा है उसी कंट्री से हम और इन्वेस्टमेंट या और लोन की एक्सपेक्टेशन करें, क्योंकि 10 ट्रिलियन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इंक्लूड करेगी. इट मे बी फ्रॉम इंडिया और इट मे बी फ्रॉम अनदर कंट्री. अब अगर इस पूरे जितनी आज हमने न्यूज़ डिस्कस करी स्टूडेंट, अगर आप उसमें देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे ऐसे एक्शंस ले रही है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, मार्केट में मनी सप्लाई को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमी बूस्ट करे. अभी क्वेश्चन ये उठता है कि जब ऑलरेडी एक फर्स्ट फेज कंप्लीट नहीं हुआ, देन व्हाई गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग फॉर द सेकेंड फेज ऑफ बुलेट ट्रेन. द क्वेश्चन इज very relevant, but the answer is very simple, that government wants infrastructure development. और इस कोविड-19 की सिचुएशन में जो इकोनॉमी में जो लॉस हुए हैं, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट लॉस, वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से ओवरकम किए जा सकते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, डेवलपमेंट होता है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर होता है, जिसमें कैपिटल तो लगता ही लगता है और उस कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर के में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ नॉ चैनलाइजिंग द रिसोर्सेज थ्रूअर्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अपने बेनिफिट्स होते हैं. ऑन द अदर हैंड, इन शॉर्ट टर्म्स इट जनरेट्स द एम्प्लॉयमेंट. आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. एसपी ग्रुप में सेल S&W stake as Tata's Nix Brookfield plan. With the Tata spiking the SP Group's plan to raise the fund by pledging Tata Sons shares, the SP Group will have to look at alternative ways like selling stake in its listed subsidiary Sterling and Wilson, putting land parcel on the market across India and restructuring the project debt. तो जो SP Group है that could sell its Sterling and
विल्सन स्टेक, क्योंकि टाटा ने अपना कुछ प्लान जो है वो चेंज कर दिया, तो सप्रूजी जो group had that have the plan B in order to raise the fund and that it could sell out worth rupees 2200 crore in sterling and Wilson. And under this, Sapruji Group can sell land parcel across the India and monetize the stake in electrical contracting, water purification, infrastructure development arm. So in order to restructure the debt, Sapruji Group can go for plan B if Tata nix its Brookfield plan. आप देख लेते हैं some other news clip. Banking credit contracts rupees 54,000 crore in August. So bank credit in India shrunk 0.5%, amounting 54,000 crore in the month of अगस्त. और जैसा कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्रेडिट जो ग्रोथ रेट है बैंकिंग इंडस्ट्री की वो फॉल कर रही है बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी कंडीशंस ब्लोइंग इनटू द इकोनॉमी ड्यू टू कोविड-19. तो बहुत सारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब रही बहुत टाइम के लिए. अब वो रीओपन भी हुई तो उतनी स्पीड से रीओपन नहीं हो पा रही हैं. बहुत सारी जो कंपनीज थी, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज हो चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, बोथ हैव एक्चुअली डिफर्ड देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान एंड बिकॉज ऑफ दैट द क्रेडिट ग्रोथ रेट इज श्रिंकिंग इन इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री. सो इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट इट श्रिंक 0.5%. So as of July 31st, 2020, the outstanding credit in banking system was approximately rupees 102.65 trillion. तो अगर हम डेटा देखें तो हम देख सकते हैं कंटिन्यूअसली जून से और अगस्त तक का जो डेटा है इसमें क्रेडिट जो ग्रोथ रेट है वो फॉल कर रही है 6.2 से 6.2, देन 6.1, 5.8, 5.5, 5.5 एंड 5.5. तो जैसे ही इकोनॉमी रिज्यूम हो रही थी, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओपन हो रही थी, ऐसा अज्यूम किया जा रहा था कि जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है जो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रही है इंडिया में, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो थोड़ा सा इंप्रूव करेगी. हालांकि आप देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो थोड़ा सा फॉल किया है, बट स्टिल इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन. इट इज़ नॉट एन इम्प्रूवमेंट. अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिज्यूम हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो रही हैं, तो ये बैंक्स का जो क्रेडिट है, क्रेडिट ग्रोथ रेट है, ये इंक्रीज होनी चाहिए. बट इन द मंथ ऑफ अगस्त इट वाज 0.5% बिलो देन द मंथ ऑफ जून. एंड एज पर द क्वेयर रेटिंग, this decrease in the credit growth rate is indicating the weak demand in the economy and the risk aversion by banking industry. जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कई बार, बैंक्स जो है वो उस समय रिस्क अवर्जन अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं. इस समय लेंडिंग या बहुत ज़्यादा क्रेडिट बैंक्स नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन. बैंक्स आर इन द एप्रीहेंशन की जो इस ड्यूरेशन में वो लोन देंगे दैट मे टर्न अप इनटू एनपीए. तो बैंक्स भी बहुत रिस्क अवर्सिव अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं. हालांकि आरबीआई और गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली कमर्शियल बैंक्स को पुश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा लेंडिंग करें जिससे कि इकोनॉमी में डिमांड रिवाइव हो. बट बैंक्स ऑलरेडी एनपीए की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं. मोराटोरियम इशू जो चल रहा है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, उसके वेवर को लेकर के बैंक्स पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन है. इसके लिए इसी सारी सिचुएशन के तहत बैंक्स जो हैं इस ड्यूरेशन में बहुत ही केयरफुली लोन्स को डिसबर्स कर रहे हैं इन्हीं ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहाँ पर रिस्क मिनिमम है. तो हम ये कह रहे हैं रिस्क अवर्सिव अप्रोच बैंक्स आर अडॉप्टिंग ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन. तो वीक डिमांड, रिस्क अवर्सिव अप्रोच, ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग और constructing low credit growth rate into Indian banking industry. आज की न्यूज ऑफ द डे, गवर्नमेंट में एक्सटेंड विंडो फॉर 3 ट्रिलियन लोन गारंटी स्कीम्स. इस पर्टिकुलर न्यूज में आप जितनी भी आत्मनिर्भर भारत के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट ने स्कीम अप्लाई करी थी वो सारी स्कीम्स को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा. इट मे कॉन्स्टिट्यूट द प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर अपकमिंग एग्जाम्स. आज का vocabulary of the day is on the anvil. It is a idiomatic phrase. Basically, on the anvil means in a state of discussion, formation or preparation but not yet mature. बहुत बार हमने on the anvil word use किया है. तो और ये बहुत बार फाइनेंशियल टर्म्स में या न्यूज़पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली इकोनॉमिक टाइम्स में एंड बिजनेस स्टैंडर्ड में. तो ऑन द एनविल का मीनिंग होता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो डिस्कशन, फॉर्मेशन और प्रिपरेशन की स्टेज में अभी फाइनल नहीं हुआ. इट इज एन अ फ्रेज. ऑल दीज आर द रेफरेंसेस. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate and on Facebook. So that's all for today, student. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.